हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपने इस चैप्टर में अभी तक हमने 2 लेक्चर्स देख लिए और ये दोनों लेक्चर्स आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। अब ये वाला लेक्चर हमारे चैप्टर का 3rd लेक्चर होगा और ये भी अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है सर, क्योंकि इस लेक्चर में हम क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट्स को बिल्कुल फटाफट तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए रिवीजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है सर? कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन होती है अ सेट ऑफ पैरामीटर्स यूज्ड टू एक्यूरेटली लोकेट अ पॉइंट। बिल्कुल कहानी की तरह चीजों को समझेंगे, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेट सिस्टम की कहानी क्या है सर? हर इंसान के घर का एक एड्रेस होता है। मेरे घर का एक एड्रेस है, मेरे कैमरामैन भैया के घर का एक एड्रेस है, आपके घर का एक एड्रेस होगा, आपके पड़ोसी के घर का एक एड्रेस होगा, आपके दोस्त के घर का एक एड्रेस होगा। कुल मिला के सर हर इंसान के घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी प्लेन पे कोई सा भी पॉइंट लोकेटेड है तो उस पॉइंट का भी एक एड्रेस होगा और उस पॉइंट का एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बताने के लिए हम जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसी सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। क्या मैंने बोला सर कि जिस तरीके से हर इंसान के घर का एक एड्रेस होता है, बिल्कुल उसी तरीके से किसी प्लेन पे लोकेटेड किसी पॉइंट का एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बताने के लिए हम जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसी सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। या फिर इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं सर कि एक प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लोकेटेड है तो उस पॉइंट का बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एड्रेस बताने के लिए हम जिस तामझाम का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं सर कि एक प्लेन पे लोकेटेड एक पॉइंट का एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बताने के लिए हम जिस तामझाम का इस्तेमाल करते हैं उसी तामझाम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यह तामझाम शब्द नया होगा, इसका मतलब थोड़ा सा सीख लो क्या होता है। सर मान लो एक शादी हो रही है तो उसके लिए आप क्या क्या करोगे सर? घर को सजवाओगे फूलों से, आप ज्वेलरी खरीदने जाओगे सर, नए नए कपड़े खरीदने जाओगे, आप केटरर्स को ऑर्गेनाइज करोगे, होटल एक बुक करोगे सर। यानी एक शादी के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं सर। यही शादी का तामझाम कहला जाता है सर। यही जो बहुत सारी चीजें आप एक शादी के लिए ऑर्गेनाइज करवाते हो सर, यही एक शादी का तामझाम कहलाता है। यहां से आप तामझाम शब्द का मतलब समझ गए होंगे। यानी कि अगर मैं कहानी को थोड़ा सा समराइज कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं सर कि एक प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लोकेटेड है तो उस पॉइंट का बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एड्रेस बताने के लिए हम जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसी सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। या फिर इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लोकेटेड है तो उस पॉइंट का बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एड्रेस बताने के लिए हम जिस भी तामझाम का इस्तेमाल करते हैं सर उसी तामझाम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्या क्या टाइप होते हैं, ध्यान से देखना। सर एक टाइप होता है रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर एक टाइप होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर एक टाइप होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर एक टाइप होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये सारे हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलग अलग टाइप्स है। अब ये सुनते ही आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट आएगा। डाउट ये आएगा कि सर इतने सारे अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? सर आपके दिमाग में डाउट आएगा कि इतने सारे अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? तो क्यों जरूरत पड़ी? अगेन कहानी से समझते हैं, कहानी को ध्यान से सुनना। सर अभी अभी मैंने आपको बताया कि हर इंसान के घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है और सर हम यह भी जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान के घर के एड्रेस को हम कई तरीके से बता सकते हैं। समझना बात को सर, हम एक ही इंसान के घर के एड्रेस को कई अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मुझे किसी इंसान के घर का, मान लो नीलेश के घर का एड्रेस बताना है बिल्कुल रैंडमली, ठीक है। अब मान लो मुझे नीलेश के घर का एड्रेस किसी ऐसे इंसान को बताना है जो कि नीलेश के घर के आसपास ही रहता है, लेकिन एग्जैक्टली नीलेश का घर कहां है उसको नहीं पता है।
तो उसको मैं नीलेश का घर का एड्रेस कैसे बताऊंगा? मैं उसको बोलूंगा कि देखो भैया, नीलेश जो है वो सोनू के घर के बगल में रहता है, वो नीलेश के घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है सर, तो हमारा इंसान कौन है? नीलेश। इसके घर का एड्रेस मैंने एक तरीके से बता दिया। ठीक है सर, अब इसी नीलेश का घर का एड्रेस मैं एक दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं। मान लो कोई इंसान है सर जो कि बहुत ज्यादा आसपास नहीं रहता, थोड़ा सा दूर रहता है, लेकिन लोकल एरिया का ही है, उसको कैसे एड्रेस बताऊंगा? उसको मैं नीलेश के घर का एड्रेस कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि देखो भैया, साकेत नगर चले जाना, साकेत नगर में जो सबसे ऊंची वाली पीली मकान होगी वहीं पे नीलेश रहता है। ठीक है सर, मान लो कोई और ऐसा इंसान है जो कि लोकल नहीं है, काफी दूर का है, उसको अगर मुझे नीलेश के घर का एड्रेस बताना है, कैसे बताऊंगा? तो उसके लिए मैं फ्लैट नंबर बताऊंगा, मैं हाउस नंबर बताऊंगा, मैं पिन कोड बताऊंगा, मैं आपको पूरा का पूरा एरिया बताऊंगा, लोकेलिटी बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा, बहुत कुछ बताना पड़ेगा सर। मान लो कोई बिल्कुल स्टेट के बाहर का है, तो उसमें और भी चीजें ऐड करूंगा, बहुत सारे लैंडमार्क ऐड करूंगा, पिन कोड भी ऐड करूंगा। मान लो कोई कंट्री का बाहर का फॉरेनर है, उसको एड्रेस बताना है, तो उसको भी अगेन बहुत प्रिसाइज तरीके से बहुत सारी चीजें बताते हुए लास्ट में कंट्री का नाम भी बताऊंगा कि हां भैया नीलेश इंडिया में रहता है। ठीक है सर, यानी कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है सर कि एक ही इंसान के घर का एड्रेस मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से बता सकता हूं। अब इतने सारे अलग अलग तरीकों का मैंने इस्तेमाल क्यों किया? इसलिए किया सर क्योंकि सिचुएशन ऐसा डिमांड कर रही थी। इसलिए किया सर क्योंकि सिचुएशन ऐसा डिमांड कर रही थी। अलग अलग सिचुएशन में मैंने एक ही इंसान के घर का एड्रेस बिल्कुल अलग अलग तरीके से बताया। समझना बात को, जो इंसान नीलेश के बिल्कुल आसपास रहता है उसके लिए पूरा घर नंबर, मकान नंबर, डिस्ट्रिक्ट, आपको स्टेट, कंट्री, पिन कोड इतना बताने की जरूरत नहीं थी। इतना बताना काफी था कि नीलेश सोनू के घर के बगल में रहता है सर। लेकिन मान लो कोई इंसान काफी दूर रहता है, कोई फॉरेनर है, उस फॉरेनर को अगर मैं नीलेश का घर का एड्रेस ऐसा बताऊंगा कि सोनू के घर के बगल में रहता है, क्या वो कभी भी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा सर। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एक इंसान के घर का एड्रेस किस तरीके से मुझे सामने वाले को बताना है। बिल्कुल ऐसी ही कुछ कहानी यहां पे है, तो समझना बात को। सर एक प्लेन पे लाई करने वाले किसी पॉइंट का भी एड्रेस मैं बिल्कुल अलग अलग तरीके से बता सकता हूं। याद रखना, एक प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का एड्रेस मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से बता सकता हूं, और इन्हीं अलग अलग तरीकों के कारण ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम बने हैं। यानी कि कुल मिला के सर एड्रेस बताने का एक तरीका ये वाला सिस्टम हो गया सर, एड्रेस बताने का एक दूसरा तरीका ये वाला सिस्टम हो गया, एड्रेस बताने का एक तीसरा तरीका ये वाला सिस्टम हो गया सर, इस पॉइंट का एड्रेस बताने का एक चौथा तरीका ये वाला सिस्टम हो गया। और क्यों यहां पे अलग अलग सिस्टम की जरूरत पड़ी? इसलिए पड़ी सर क्योंकि हो सकता है कि एक पॉइंट का एड्रेस जब मैं किसी एक सिस्टम में बता रहा था सर, तो उसको एनालाइज करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसी पॉइंट का एड्रेस एक दूसरे सिस्टम से बता दूं, तो उस एड्रेस को एनालाइज करना अब मेरे लिए आसान है। और इसी कहानी को अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि जो इंसान बिल्कुल लोकल का है, नीलेश के घर के बगल का है, उसके लिए मुझे इतना लंबा चौड़ा एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना बोल दूंगा सोनू के घर के बगल में रहता है, वो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है, उसको बस मैं इतना बोल दूं सोनू के घर के बगल में रहता है, क्या कभी भी पहुंच पाएगा? नहीं सर। तो इससे यह समझ में आता है किस सिचुएशन में एक इंसान के घर का एड्रेस कैसे बताना है, यह सिचुएशन पे डिपेंड करता है सर, कंडीशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल उसी तरीके से एक प्लेन पे लोकेटेड पॉइंट का एड्रेस आपको किस तरीके से बताना है सर, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एनालिसिस के कंडीशन पे डिपेंड करता है। यानी कि कुल मिला के सर एक ही पॉइंट का एड्रेस बताने के जो अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों के हिसाब से अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम की कहानी बनती है। यह सभी को समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए। तो यहां पे आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर इतने सारे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। अब थोड़ा सा अपने मेन थ्योरी पे लौटते हैं, ध्यान से सुनना। सर सबसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। याद रखना सर, सबसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसी सिस्टम का एक दूसरा नाम भी होता है सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यही आपके सिलेबस में है,
यानी कि क्लास 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा है सर वो यही है, और क्लास 10th में भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ोगे सर वो आपका यही होने वाला है, यानी कि रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो और कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे दिख रहे हैं सर, जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या इसे भी हमें कहीं पे पढ़ना है सर? बिल्कुल पढ़ना है, ध्यान से सुनना। कब पढ़ना है? तो जब आप क्लास 11th में जाओगे और मैथ्स लेके पढ़ाई करोगे तो आप मेरे लेक्चर्स देखना सर। क्लास 11th में मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ाया है। और यही नहीं, इस सिस्टम का इस्तेमाल आपको क्लास 11th की मैथ्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ 11th 12th की फिजिक्स में भी मिलेगा। इस बात को याद रखना। अगेन ये याद रखना सर कि 11th 12th की जो फिजिक्स है वहां पे हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की कहानी को समझना है। और यही नहीं, अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स पढ़ना होगा एज सब्जेक्ट। तो जब आप अपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे अगेन आपको सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे कब कब मिलने वाले हैं ये मैंने आपको कहानी समझा दी। तो याद रखना सर, ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको जस्ट 11th क्लास में जाते ही मैथमेटिक्स लेने पर मिल जाएगा। इसके लेक्चर्स बने हुए हैं, आपको अगर थोड़ा सा टाइम है तो आप थोड़ा सा जाके देख सकते हो कि ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या कहानी होती है। फिलहाल इतना दिमाग में रखना सर कि 9th की बात करूं या फिर 10th की बात करूं, दोनों ही क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ अपना रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना। अब आगे की कहानी समझते हैं सर। अभी अभी मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन बताई। क्या बताया डेफिनेशन में? मैंने आप लोगों को बताया सर कि एक प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बताने के लिए जिस सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं उसी सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। या फिर इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि एक प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एड्रेस बताने के लिए हम जिस तामझाम का इस्तेमाल करते हैं उसी तामझाम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। अब ये सुनते ही आपके मन में डाउट आएगा कि सर ऐसा कौन सा तामझाम है जिसका इस्तेमाल करके हम एक पॉइंट का एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बता पाते हैं। तो याद रखना सर कि यहां पे तामझाम के तौर पे हम रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना सर कि यहां पे तामझाम के तौर पे हम रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब रेफरेंस किस चिड़िया का नाम है ये ऑलरेडी कई बार मैं आप लोगों के साथ क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुका हूं, क्लास 10th में भी डिस्कस कर चुका हूं। फटाफट तरीके से रेफरेंस की कहानी यहां पे समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो सर रेफरेंस की जरूरत जिंदगी के हर मोमेंट पे हमें दिखती है। याद रखना सर, रेफरेंस की जरूरत, रेफरेंस की आवश्यकता हमें जिंदगी के हर मोमेंट पे डे टू डे लाइफ में दिखती है। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मान लो मैंने एक रेस ऑर्गेनाइज करवाई, मैंने पार्टिसिपेंट्स को रेस में बुलाया। अब मैं पार्टिसिपेंट्स को यह नहीं बताता हूं कि स्टार्टिंग लाइन कहां है, मैं पार्टिसिपेंट्स को यह भी नहीं बताता हूं कि फिनिशिंग लाइन कहां है, मैं पार्टिसिपेंट्स को यह भी नहीं बताता हूं कि हर पार्टिसिपेंट को कौन से ट्रैक पे दौड़ना है। मैं बस पार्टिसिपेंट्स को बोल देता हूं कि भागो भैया दौड़ो। तो इस टाइप के रेस करवाने का कोई मतलब निकलता है क्या? कहोगे सर कोई मतलब नहीं निकलता। सर आपने रेस में किसी भी रेफरेंस को डिसाइड ही नहीं किया है, इसकी वजह से इस रेस को करवाने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि इस रेस के किसी भी डेटा को आप बिना रेफरेंस के एनालाइज ही नहीं कर सकते, मेजर ही नहीं कर सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैं बता ही नहीं सकता कौन तेज दौड़ा, कौन धीमे दौड़ा, कौन जीता, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कौन हार गया। किसी भी किस्म के डेटा को ना ही मैं एनालाइज कर सकता हूं बिना रेफरेंस के, ना ही मेजर कर सकता हूं, ना ही कंपेयर कर सकता हूं। तो इस पहले एग्जांपल से समझ में आता है सर कि रेफरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर मुझे डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को मेजर करना है, डेटा को कंपेयर करना है। एक और एग्जांपल समझो। सर हमारे मम्मी पापा भी रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं।
जब हमारे एग्जाम के नंबर आते हैं सर, तो मम्मी पापा कंपेयर करेंगे, चुन्नू को 90% आया, तुमको 85% ही क्यों आया? मुन्नू को 95% आया, तुमको 90% ही क्यों आया? तो मम्मी पापा भी सर कंपेयर करने के लिए, चीजों को एनालाइज करने के लिए रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइफ में हर जगह रेफरेंस है सर, क्योंकि बिना रेफरेंस के डेटा को मेजर करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को कंपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है सर, नहीं हो सकता है सर। बिल्कुल इसी तरीके से एक पॉइंट का बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एड्रेस बताने के लिए भी रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है सर, एक से ज्यादा रेफरेंस की जरूरत पड़ती है सर। अब समझना यहां पे क्या क्या रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो मेनली सर एक पॉइंट का बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एड्रेस बताने के लिए 3 रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है सर। सबसे पहला रेफरेंस होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस सर, दूसरा रेफरेंस होता है मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बिल्कुल प्रॉपर और एक्यूरेट स्केलिंग, और तीसरा रेफरेंस होता है सर ओरिजिन की कहानी। तो याद रखना सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट का बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एड्रेस बताने के लिए मेनली 3 रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है सर। एक रेफरेंस होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, दूसरा रेफरेंस होता है उस कोऑर्डिनेट एक्सिस की प्रॉपर डिवीजन, प्रॉपर स्केलिंग, और तीसरा रेफरेंस होता है सर ओरिजिन। तो इन्हीं रेफरेंसेस की मदद से हम एक पॉइंट का बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एड्रेस बता पाते हैं। अब इन रेफरेंसेस को यहां पे डिस्कस करेंगे सर। कहानी को ध्यान से सुनना, डिस्कशन को ध्यान से सुनना। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस की कहानी बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनना। तो सर कोऑर्डिनेट एक्सिस के तौर पे हम ऑर्थोगोनल स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। हम 2 ऐसे स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपस में ऑर्थोगोनल हो। क्या मैंने बोला सर, हम 2 ऐसे स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपस में ऑर्थोगोनल हो। तो याद रखना, मैथमेटिक्स में कहीं पे भी ऑर्थोगोनल शब्द आ जाए तो इसका मतलब यह है कि बीच में कहीं 90 डिग्री की कहानी आ रही है। बिल्कुल दिमाग में इस बात को रखना, मैथमेटिक्स में कहीं पे भी आपको ऑर्थोगोनल शब्द मिल जाए यानी कि 90 डिग्री की कहानी बन रही है। तो मैंने आपको बोला सर कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के तौर पे हम 2 ऐसे स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपस में ऑर्थोगोनल हो, जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जो कि आपस में 90 डिग्री बना रहे हो सर। यानी कि कहानी कुछ इस प्रकार होती है। 2 ऐसे स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल करते हैं सर जो कि आपस में ऑर्थोगोनल हो, जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सर, और इन्हीं स्ट्रेट लाइंस को कंबाइंड वे में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कह देते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो इस डेफिनेशन से यह क्लियर है सर कि हम जो 2 स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, उसकी कहानी ऐसी नहीं होगी कि कैसे भी इनके बीच में एंगल बन जाए। हमें यह स्पेसिफाई करके बता दिया गया है सर कि हम जो 2 स्ट्रेट लाइंस के कॉम्बिनेशन का यहां पे रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, उनके बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए। तो ऐसी कहानी एक्सेप्टेबल नहीं है सर। अब तुरंत यहां पे आपके मन में डाउट आएगा, ठीक है सर, यानी कि यहां पे रेफरेंस के तौर पे हम जो 2 स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो सर कोई जरूरी तो है नहीं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिर्फ ऐसे ही हो सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से हो, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से हो। तो क्या इसको काउंट करेंगे सर? ये मेरे दिमाग में डाउट आ रहा है। अब यहां पे समझना बात को सर। सर इस टाइप की जो कहानी है, ये कहानी आप हायर क्लासेस में देखोगे तो हायर क्लासेस में जाके आपको इस टाइप की कहानी मिलेगी। अभी अगर मैं 10th लेवल तक की बात करूं तो मैं आपको यही कहूंगा सर कि हम यहां पे जो अपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस लेते हैं ये इस तरीके से लेते हैं सर कि एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो। तो 9th और 10th के लेवल पे याद रखना सर कि हम जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं कि एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो और एक बिल्कुल वर्टिकल हो। सर इस तरीके की कहानी हम 9th 10th में नहीं लेते हैं। जब 11th 12th में हम जाके शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे, वहां पे इस टाइप की कहानी समझेंगे। अभी 10th लेवल तक बात की जाए सर
तो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस की कहानी कुछ इस तरीके की होती है। यानी कि यहां पे पहले रेफरेंस के बारे में मुझे यह पता चला है सर कि दो ऐसे स्ट्रेट लाइंस को कंसीडर किया जाता है जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और इस तरीके से हो सर कि एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो। तो ये हमने यहां पे पहले रेफरेंस की बात कर ली। तो ये हमने यहां पे अपने पहले रेफरेंस की बात कर ली सर, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर ली। अब ध्यान से मेरी बात को यहां पे सुनना सर। कुल मिला के ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है ये क्या है कहोगे सर? ये ज्योमेट्रिकल फिगर स्ट्रेट लाइन ही है। अब समझना बात को सर, ये ज्योमेट्रिकल फिगर स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मुझे इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में बात करना है तो मैं ऐसे बात करूंगा क्या? अरे ये वाला स्ट्रेट लाइन, अरे नहीं नहीं वो वाला स्ट्रेट लाइन, ऐसे बात करूंगा? नहीं सर। यहां पे टॉपिक के अनुसार इन स्ट्रेट लाइंस को एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या स्पेशल नाम दिया गया है सर? तो स्पेशल नाम दिया गया है एक्सिस। क्या नाम दिया गया है सर? स्पेशल एक्सिस। ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना कि बगल में मान लो मेरा दोस्त खड़ा है, उसको चीजें एक्सप्लेन करनी है, अरे ये वाला स्ट्रेट लाइन, अरे नहीं नहीं वो वाला स्ट्रेट लाइन, ऐसे नहीं बोलूंगा। तो स्पेशल नाम क्या दिया गया है सर? तो चैप्टर के अनुसार इन स्पेशल स्ट्रेट लाइंस का नाम दिया गया है एक्सिस। यानी कि सर इसको भी एक्सिस कहते हैं, इसको भी एक्सिस कहते हैं। अब ये सुनते ही आपके मन में डाउट आएगा सर, अगर ये भी एक्सिस है ये भी एक्सिस है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर कि ये कौन सा एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है? ये भी समझेंगे। ध्यान से कहानी को सुनना। तो याद रखना सर कि जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है ना उस एक्सिस को स्पेशल नाम हम देते हैं एक्स एक्सिस। क्या देते हैं सर? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल वाला स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्पेशल नाम होता है सर वाई एक्सिस। क्या होता है सर? वाई एक्सिस। तो यहां से मुझे क्लियर है कि जो पहला रेफरेंस होता है उसके तौर पे हम दो इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, दूसरा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो। जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल वाला होता है सर उसको वाई एक्सिस कहते हैं। इंडिविजुअली इसको भी एक्सिस कहते हैं, इसको भी एक्सिस कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा सर, डाउट आएगा सर कि मान लो मुझे दोनों एक्सिस के बारे में एक साथ बात करनी है, तब मैं कैसे बात करूंगा? तो अगर मुझे दोनों एक्सिस के बारे में एक साथ बात करनी है सर, तब जिस शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं उसको कहते हैं एक्सिस। क्या सर? एक्सिस। तो याद रखना एक्सिस है सर सिंगुलर, एक्सिस है प्लूरल। यानी कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो तो आप एक्सिस शब्द का इस्तेमाल करोगे। अगर आप एक साथ दोनों पे बात कर रहे हो सर तब आप एक्सिस शब्द का इस्तेमाल करोगे, जहां पे इंडिविजुअली हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस कहला जाता है सर, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस कहला जाता है। इतना समझने में किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रेफरेंस की कहानी समझते हैं। ध्यान से सुनना। अब हमें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि जब हमने इस तरीके से अपने दो एक्सेस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाए हैं सर, तो हमारी जो दो स्ट्रेट लाइन है, हमारे जो दो एक्सिस है सर, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे हैं सर। तो हमारे एक्सेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका एक स्पेशल नाम होता है सर, उसको हम ओरिजिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? ओरिजिन बोल देते हैं और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन बोल देते हैं सर और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओरिजिन की खासियत यह होती है सर कि जो भी मेजरमेंट मुझे लेनी होती है वो ओरिजिन को ही रेफरेंस मान के ली जाती है। सर ओरिजिन की खासियत यह होती है कि कोई भी मेजरमेंट की बात जब हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं सर, तो वो हमेशा हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए ही करते हैं। यानी कुछ भी मुझे मेजर करना है, कुछ भी मुझे नापना है सर, तो मैं ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हुए मेजर करूंगा। तो अगर मुझे इस तरफ नापना है तो ओरिजिन से इस तरीके से स्टार्ट करूंगा, इस तरफ नापना है तो ओरिजिन से इस तरीके से स्टार्ट करूंगा, इस तरफ नापना है तो ओरिजिन से इस तरीके से स्टार्ट करूंगा, इस तरफ नापना है तो ओरिजिन से इस तरीके से स्टार्ट करूंगा सर। तो मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी किस्म का जो मुझे मेजरमेंट लेना है सर, उसका स्टार्ट हम हमेशा और हमेशा ओरिजिन से ही करते हैं सर। इस बात को यहां पे दिमाग में रखना। तो ये हमने अपने दूसरे रेफरेंस की बात कर ली। इतना समझने में किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब समझना, तो इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसको थोड़ा सा अलग से बनाता हूं।
सर ये बनाया एक्स एक्सिस, ये बनाया वाई एक्सिस, इस पॉइंट का क्या नाम दे दिया सर ओ। अब ध्यान से मेरी बात को यहां पे सुनना, कुल मिला के स्ट्रेट लाइन क्या होती है सर, ज्योमेट्रिकल फिगर ही होती है, सही बात है सर। अब देखो सर हमने बहुत अच्छे से 9th में भी सीखा है और 10th में भी सीखा है कि हर ज्योमेट्रिकल फिगर का हम एक नामकरण करते हैं, यानी कि सर स्ट्रेट लाइन का भी नामकरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। अब स्ट्रेट लाइन का जब नामकरण होना चाहिए सर ज्योमेट्रिकल बेसिस पे, तो कैसे नामकरण करेंगे, ध्यान से सुनना। तो थोड़ा सा 9th के कंसेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। तो अगर मुझे किसी स्ट्रेट लाइन का नामकरण करना है तो हमने 9th में पढ़ा है सर कि हम नामकरण करने के लिए कई सारे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है सर कि हम सिंगल अल्फाबेट फॉर्म का इस्तेमाल कर ले, यानी इस लाइन को मान लो एक अल्फाबेट की मदद से मैं कुछ स्ट्रेट लाइन एल बोल देता हूं सर, तो सिंगल अल्फाबेट के फॉर्म से हम स्ट्रेट लाइन का नामकरण कर सकते हैं। हम यह भी जानते हैं सर कि हम डबल अल्फाबेट फॉर्म से भी अपने स्ट्रेट लाइन का नामकरण कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इस एंड को मैंने एक्स डैश बोल दिया, इस एंड को मैंने एक्स कह दिया सर, तो अब अपने स्ट्रेट लाइन का मैंने नामकरण कर लिया है सर एक्स डैश एक्स। क्या कर लिया है सर, स्ट्रेट लाइन एस डैश एक्स। तो हम अपने स्ट्रेट लाइन का नामकरण डबल अल्फाबेट फॉर्म से भी करना जानते हैं, 9th में हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब समझना बात को, तो यहां पे सर इन दोनों की दोनों लाइनों पर मुझे ये स्पेशल पॉइंट ओ दिख रहा है सर, दिख रहा है। आप समझना बात को, तो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन उठा दूं सर, तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे पहले से ये पॉइंट ओ है, और अगर मैं एक एंड को एक्स डैश बोल दूं, दूसरे वाले एंड को एक्स बोल दूं, जहां पे मैं ये फिक्स कर दूं सर बाय डिफॉल्ट कि लेफ्ट वाला एंड एक्स डैश कहलाएगा, राइट वाला जो एंड है वो एक्स ही कहलाएगा, तो ये फिक्स करने के बाद आपको इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या दिख रहा है, कहोगे सर अब मुझे नाम दिख रहा है एक्स डैश ओ एक्स, स्ट्रेट लाइन एक्स डैश ओ एक्स, ये नाम मुझे यहां पे दिख रहा है। तो याद रखना सर कि हम अपने एक्स एक्सिस को मैथमेटिकली कई बार इस नाम से भी बुला देते हैं। यानी अगर कोई आपको कह रहा है एक्स डैश ओ एक्स, तुरंत समझ जाना है कि सामने वाला एक्स एक्सिस की ही बात कर रहा है, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको बेसिकली यहां पे ये दिमाग में रखना है सर कि एक्स एक्सिस का ही एक दूसरा नाम होता है एक्स डैश ओ एक्स, ये समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब यही कहानी वाई एक्सिस के साथ भी है, ध्यान से सुनना। तो ये वर्टिकल वाली स्ट्रेट लाइन को उठाता हूं सर, तो पहले से यहां पे ओ है सर। अब समझना, अगर ऊपर वाले एंड को मैं बिल्कुल फिक्स करके y बोल दूं और नीचे वाले एंड को बिल्कुल फिक्स करके मैं y डैश बोल दूं सर, तो यहां पे मैं अपने स्ट्रेट लाइन का अब नाम बोल सकता हूं y डैश ओ वाई। क्या बोल सकता हूं सर, y डैश ओ वाई बोल सकता हूं सर, स्ट्रेट लाइन y डैश ओ वाई। तो अगेन अब आप यहां पे ये चीज याद रखना सर कि y एक्सिस का एक दूसरा नाम होता है y डैश ओ वाई। क्या याद रखोगे, y एक्सिस का एक दूसरा नाम होता है सर y डैश ओ वाई। फटाफट इतनी चीजों को कॉपी पे नोट डाउन करो। तो यहां पे सर कोऑर्डिनेट एक्सिस की कहानी समझी, ओरिजिन की कहानी समझी, और यहां पे चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी समझ लिया। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब ऑब्वियस ही बात है सर कि ये जो भी कहानी हम देख रहे हैं वो कौन से सिस्टम के लिए देख रहे हैं, तो कहोगे सर रेक्टेंगुलर सिस्टम के लिए, या फिर कह लो कार्टेशियन सिस्टम के लिए। अभी अभी हमने देखा सर कि हमें कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, तो कहोगे सर हमें अपने सिलेबस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कह लो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। इसी वजह से सर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कई बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कह देते हैं सर। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस की कहानी मैंने आपको यहां पे बनाई सर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की कहानी आपको और भी सिस्टम्स में मिलेगी। तो हम स्पेसिफिकली जिस सिस्टम पे बात कर रहे हैं सर, उस सिस्टम के नाम को हम साथ में ऐड भी कई बार कर देते हैं। इसी वजह से हम एक साथ बोलने पर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह देते हैं सर। ये समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। फटाफट इस बात को भी यहां पे नोट डाउन कर लो। और अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात एक साथ करता हूं सर, तो इनको एक साथ मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल सकता हूं या फिर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकता हूं सर। ठीक है सर, यानी कुल मिला के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर बाय डिफॉल्ट आप तो समझना
कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि बाकी सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। तो कहीं पे अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा है तो आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना है सर 9th-10th लेवल पे बात हो रही है, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात हो रही है। तो याद रखना सर, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंबाइंड वे में सिंपली हम कोऑर्डिनेट एक्सिस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह सकते हैं, या फिर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब जब इतनी कहानी यहां पे समझ गए हैं सर, तो अब एक सैंपल ग्राफ पेपर भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां पे भी बहुत सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। ध्यान से सुनना। तो हमने अभी अभी जाना सर कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट के बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से लोकेशन की बात करनी है, अगर मुझे किसी भी पॉइंट के बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से लोकेशन की बात करनी है सर, तो मुझे कुछ तामझाम की जरूरत पड़ती है, मुझे कुछ रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। और रेफरेंस के तौर पे हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन, इसके अलावा ओरिजिन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ याद करिए, मैंने आपको बताया था सर कि हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस की प्रॉपर स्केलिंग भी करते हैं, प्रॉपर एक्यूरेट डिवीजन भी करते हैं। ऑब्वियस ही बात है सर कि मुझे यहां पे एक्यूरेट मेजरमेंट्स करने के लिए, अपने पॉइंट्स की एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट्स की जरूरत है अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस की। और ये एक्यूरेट मेजरमेंट की कहानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कभी भी हम एक पॉइंट की बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन नहीं बता सकते हैं। और इसका यूसेज आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, स्केलिंग का यूसेज आपको हर जगह ग्राफ में दिखता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने एसएसटी पढ़ी होगी सर, दिगराज सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे सोशल साइंस पढ़ाई है, तो दिगराज सर ने आप लोगों को मैप वर्क करवाया होगा। तो अगर आप अपने बुक के किसी मैप को खोलोगे तो आप ऑब्जर्व करना, आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे मैप्स हैं जिसको प्रॉपरली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत ड्रॉ किया गया। आपको बहुत बार यह कहानी दिखेगी कि बहुत सारे मैप्स में आपको बिल्कुल एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत मैप को ड्रॉ किया गया है, प्रॉपर आपको स्केलिंग मिलेगी। और नीचे कुछ मैप के लिख दिया जाएगा कि 1 सेंटीमीटर ऑन द स्केल रिप्रेजेंट्स 50 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर ऑन द स्केल रिप्रेजेंट 50 किलोमीटर। अब देखो ये लिख देने से कितना फायदा है, इससे कैसे एनालिसिस स्केलिंग से आसान बन जाती है। मान लो आपको अपने मैप पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितनी दूरी है ये पता करना है, ठीक है सर। तो छोटे से मैप पे आप बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हो। आप अपने स्केल के हिसाब से मेजर किए, मान लो मेजरमेंट आई 5 सेंटीमीटर। अब असलियत में इनके बीच की कितनी दूरी है सर? तो आपको बता दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर 50 इंटू 5 यानी कि 250 किलोमीटर के बराबर है। तो इस प्रॉपर स्केलिंग के मदद से आपको बिल्कुल एक्यूरेटली पता चल गया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी एक्चुअली में लाइफ में कितनी दूर है। भैया 250 किलोमीटर दूर है। तो याद रखना सर, एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस की प्रॉपर स्केलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्केलिंग जो है सर ये डिपेंड करती है कि यूसेज कैसा है, उसके हिसाब से बदल सकती है। तो स्केलिंग में सर एक छोटे यूनिट को क्या माना गया है ये यूसेज पे डिपेंड करता है। जैसे हमने कई बार ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो हमने देखा है सर कि कई बार हम क्या करते हैं, अपने ग्राफ पेपर का जो 1 सेंटीमीटर का स्केल होता है उसको 1 यूनिट मान लेते हैं। कई बार उसी ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर को हम 100 यूनिट मान लेते हैं, 1000 यूनिट मान लेते हैं। तो आपके ग्राफ पेपर पे जो डिविजन्स हैं उन डिविजन्स को कैसा स्केल मानना है सर, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। इसी का एग्जांपल हमने यहां पे एक एग्जांपल में देखा। तो एसएसटी में भी मैथ्स छिपा है, तो दिगराज सर को आप लोग बताना कि सर एसएसटी के अंदर भी मैथ्स छिपा है। क्लियर हो गया? यहां पे कहानी सभी को समझ में आई? कहानी समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहां पे, यानी कि सर ये जो तीसरा रेफरेंस है स्केलिंग, इसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूं ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 99% केसेस में जो स्केलिंग मिलेगी सर, वो स्केलिंग यही मिलेगी कि जो ग्राफ पेपर का 1 सेंटीमीटर होता है उस 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट का माना जाता है। इस बात को याद रखना सर। 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, या फिर आपके कंपटीशन की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, 99% केसेस में यही दिखेगा सर
कि ग्राफ पेपर का जो 1 सेंटीमीटर होता है उसको 1 यूनिट का ही माना जाता है। यह समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे तीनों तामझाम के बारे में हमने समझ लिया। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस की कहानी समझी सर, हमने ओरिजिन की भी कहानी समझी, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के स्केलिंग के बारे में भी जाना। अब चूंकि हमने अपने रेफरेंसेस के बारे में सीख लिया है, तामझाम के बारे में सीख लिया है, अब यह समझते हैं सर कि इन रेफरेंसेस की मदद से, इन तामझाम की मदद से किस तरीके से हम रैंडमली किसी भी पॉइंट का एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बता सकते हैं। अब यह समझते हैं सर कि इन्हीं रेफरेंसेस के इस्तेमाल की मदद से किस तरीके से हम बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का एड्रेस बता पाते हैं। तो पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, कहानी को ध्यान से सुनना। तो हमने यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की कहानी समझ ली सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जिस तामझाम का इस्तेमाल हो रहा है, जिस रेफरेंस का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी भी कहानी समझ ली। अब यह समझते हैं सर कि अगर प्लेन पे रैंडमली एक पॉइंट लोकेटेड है तो उस पॉइंट का बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से एड्रेस बताने के लिए इस तामझाम का कैसे इस्तेमाल करना है, इस रेफरेंस का कैसे इस्तेमाल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये समझेंगे सर कि ये जो रेफरेंसेस हमने अपने प्लेन पे ड्रॉ किए हैं, इन रेफरेंसेस की मदद से, इस तामझाम की मदद से मेरे प्लेन पे लोकेटेड किसी भी पॉइंट का हम एग्जैक्ट तरीके से एड्रेस कैसे बता सकते हैं। तो दिमाग में रखना सर कि आपके प्लेन पे रैंडमली कोई सा भी पॉइंट लोकेटेड हो, उस पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए रेफरेंस के ड्रॉ करने के बाद आपको मेनली 2 डेटा की जरूरत पड़ती है। अगर रेफरेंस के बनने के बाद आपके पास वो 2 डेटा आ गया सर, अब उस 2 डेटा की मदद से आप अपने प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बता सकते हो। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा सर कि प्लेन पे रेफरेंस बनाने के बाद वो कौन सा 2 डेटा होता है जिसकी मदद से हम अपने प्लेन पे लोकेटेड किसी भी पॉइंट का एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से पता कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना कि ये 2 डेटा क्या होता है। सबसे पहले डेटा के बारे में समझते हैं सर। तो पहले डेटा के लिए आपको यह पता करना है कि आपके उस टारगेट पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है। तो पहला डेटा क्या होता है सर? पहला डेटा होता है कि आपके उस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है सर, परपेंडिकुलर लेंथ क्या है। इस चीज को यहां पे मार्क करते हैं, ड्रॉ करते हैं सर। तो ये रहा मेरा टारगेट पॉइंट और ये रहा मेरा वाई एक्सिस। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार पहले मुझे यह पता करना है कि मेरे पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है। तो अगर मैं यहां पे अपनी वाई एक्सिस से पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी को ड्रॉ करूं सर, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगी सर। यहां पे ये जो कहानी एक अलग कलर से शो करता हूं, कुछ इस प्रकार हो जाएगी सर। यही मेरे पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी। अब ये जो लेंथ है सर, इसकी मेजरमेंट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? तो स्केलिंग जो हमने यहां पे मार्क करके रखी है, उस स्केलिंग की मदद से इस लेंथ के मेजरमेंट को हम पता कर सकते हैं। क्या है सर? ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यही मेरी मेजरमेंट है सर इस लेंथ की, यानी कि यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं सर, तो मुझे यहां पे दिख रहा है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, कुल मिला के सर यहां पे 3 यूनिट ही मेरी लेंथ है। तो ये लेंथ कितनी है सर? 3 यूनिट्स की है। क्या है सर? 3 यूनिट्स की है। तो जो पहले डेटा की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है एक्यूरेट एड्रेस को बताने के लिए, उस पहले डेटा को मैंने पता कर लिया। अब कौन से दूसरे डेटा की जरूरत पड़ने वाली है सर? तो अब आपको अपने पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए यह पता होना चाहिए सर कि आपके पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ क्या है। अब आपको यह पता होना चाहिए सर कि आपके पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ क्या। अगेन इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा सर एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा पॉइंट। तो पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा सर? यही वाला लेंथ हो जाएगा। और इसका मेजरमेंट क्या है सर? ऑब्जर्व करना है, स्केलिंग की मदद से पता करते हैं सर। तो यही मेजरमेंट है, यानी कि यहां पे कंपेयर करके स्केलिंग की मदद से दिख रहा है सर, ये कुल मिला के 3 यूनिट्स है सर। कितना है सर? 3 यूनिट्स है सर। तो यहां पे लिख लिया हमने 3 यूनिट्स। तो अब आपको हमेशा याद रखना है
कि एक बार आपने अपने प्लेन पे रेफरेंस बना लिया, रेफरेंस को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपके प्लेन पे कोई सा भी पॉइंट लोकेटेड हो, आप उस पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस इन दो डेटा की मदद से पता कर सकते हो। तो अब आपको यह दिमाग में रखना है सर कि एक बार आपने अपने प्लेन पे रेफरेंस की कहानी अच्छे से ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपके प्लेन पे कहीं पे भी कोई सा भी कितने भी पॉइंट लोकेटेड हो, आप हर पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस इन दो डेटा की मदद से पता कर सकते हो। एक डेटा होता है आपका पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, और दूसरा डेटा होता है आपके पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ। क्लियर है सर? इन दो डेटा की मदद से आप अपने प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट और कितने भी पॉइंट की एग्जैक्ट एड्रेस को पता कर सकते हो। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे की कहानी समझना। अब देखो, एक प्लेन पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कितने पॉइंट लोकेट कर सकता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं सर कि एक प्लेन पे मैं कितने पॉइंट बना सकता हूं, तो कहोगे सर एक प्लेन पे मैं अनगिनत पॉइंट बना सकता हूं। सही बात है सर, एक प्लेन में मैं अनगिनत पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकता हूं, अनगिनत पॉइंट्स को बना सकता हूं सर। अब समझना यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है इस रिप्रेजेंटेशन में। तो प्रॉब्लम यह है सर कि अगर मैं एक प्लेन के अंदर अनगिनत पॉइंट की कहानी बना सकता हूं, अनगिनत पॉइंट की कहानी ड्रॉ कर सकता हूं, तो अब अगर मैं अपने प्लेन में और भी पॉइंट्स बना लूं और वो पॉइंट्स बिल्कुल आसपास के हों, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने आपको कह दिया कि भैया मेरे को तुम इस वाले पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस निकाल के बताओ, तुम मेरे को इस वाले पॉइंट का एड्रेस निकाल के बताओ, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का। तो अगर अब आपसे मल्टीपल पॉइंट्स का एड्रेस पूछा जाता है और हर पॉइंट को अगर आप इस तरीके से एड्रेस बताओगे सर, तो खुद फिगर को दिमाग में इमेजिन करो, कितना गंदा फिगर, कितना कॉम्प्लेक्स फिगर बन जाएगा। अगर आप हर पॉइंट के लिए इस तरीके से परपेंडिकुलर लेंथ को ड्रॉ कर करके चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, तो बहुत गंदा फिगर, बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर यहां पे क्रिएट हो जाएगा। इसी से बचने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने एक रिप्रेजेंटेशन का सहारा लिया। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने इन दो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन का सहारा लिया। क्या रिप्रेजेंटेशन का सहारा था? अगेन कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो रिप्रेजेंटेशन का यहां पे सहारा यह था सर कि जिस भी एग्जैक्ट पॉइंट की आप बात कर रहे हो, पहले उसका एक नामकरण करो। आप उस पॉइंट को कोई नाम दो, तो कोई भी अल्फाबेट से आप उस पॉइंट का नाम दे सकते हो। आप अपने पॉइंट को ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो, डी बोल दो, ई बोल दो, पी बोल दो, क्यू बोल दो, एक्स बोल दो, वाई बोल दो, जेड बोल दो, कुछ भी बोल दो सर। तो मान लो मैं अपने इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं? पी बोल देता हूं सर। पी बोल दिया सर। ध्यान से समझना कि इस चीज को सिंप्लीफाई करने का, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्लियर तरीके से रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका यहां पे मैथमेटिशियंस ने ढूंढा। तो सबसे पहले तो पॉइंट का नामकरण करेंगे सर। नामकरण कर लिया। अब आपने जो अपने पॉइंट का नामकरण किया है, उसके बगल में क्या करेंगे सर? छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट देंगे। ठीक है सर? अब समझना बात को। अब ये कॉमन सेंस से क्लियर है सर कि इस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों डेटा जाएगा। कॉमन सेंस से क्लियर है सर कि ब्रैकेट के अंदर ये दोनों डेटा जाएगा। यानी कि अगर दो डेटा ब्रैकेट के अंदर जा रहा है सर, तो डेटा को सेपरेट करने के लिए कॉमा होना चाहिए। कॉमन सेंस से क्लियर है सर कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर दो डेटा लिख रहे हो, तो दो डेटा अलग अलग डेटा है, ये बताने के लिए ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। तो कॉमा बिल्कुल होगा रिप्रेजेंटेशन में। और कहानी को समझना। अब तुरंत आपके दिमाग में यहां पे डाउट आएगा कि अच्छा सर, इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, या फिर इस वाले डेटा को पहले लिखें, इस वाले डेटा को बाद में लिखें। तुरंत अब आपके दिमाग में यह डाउट आएगा सर कि अगर यही डेटा ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट होते हुए लिखाना है, तो कौन से डेटा को पहले लिखे, कौन से वाले को बाद में लिखे, कौन से डेटा को कॉमा के पहले लिखे, कौन से डेटा को कॉमा के बाद में लिखे। क्योंकि अगर मैं यहां पे कोई रूल फिक्स नहीं करता हूं सर, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक इंसान होगा जो इस डेटा को पहले, इस डेटा को बाद में लिख लेगा, कोई दूसरा इंसान होगा वो इस डेटा को पहले, इस डेटा को बाद में लिख लेगा। तो अगर आप यहां पे एक रूल फिक्स नहीं करते हो कि किस डेटा को हमेशा आपको पहले रखना है, किस डेटा को हमेशा आपको बाद में रखना है सर, तो एक केओस क्रिएट हो जाएगा।
और जो हमारे मैथमेटिशियन भैया थे वो ये बात जानते थे बहुत अच्छे से। तो इस केओस से बचने के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको कॉमा के पहले कौन सा डेटा लिखना है और कॉमा के बाद कौन सा डेटा लिखना है। क्या फिक्स किया? तो उन्होंने यह फिक्स किया है सर कि आपके पॉइंट की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लेंथ थी वो वाली लेंथ हमेशा कॉमा के लेफ्ट साइड में, वो वाली लेंथ हमेशा पहले लिखाएगी। याद रखना, हमारे मैथमेटिशियन ये फिक्स कर दिया सर कि आपके पॉइंट की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लेंथ थी वो डेटा हमेशा पहले लिखा जाएगा ब्रैकेट में, वो डेटा हमेशा कॉमा के लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। यानी कि उस हिसाब से सर ये वाला जो डेटा है ये कॉमा के लेफ्ट में सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी कि यहां पे 3 लिख लिया सर। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो डेटा है ये बाद में जाएगा, यानी कि आपके पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लेंथ है सर ये वाला डेटा हमेशा कॉमा के राइट साइड में हमेशा बाद में ब्रैकेट के लिखा जाएगा, यानी कि ये डेटा कहां जाएगा सर? राइट में जाएगा। तो यही रिप्रेजेंटेशन का तरीका यहां पे निकाला जिससे ये जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही थी सर इसको बार बार बनाने पे ये कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाए। अब देखो चीजें कितनी स्मूथ हो गई है। अब एक बार आप अपने पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो सर, अब आपको ये सब कुछ बनाने की, ये सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस इतना लिख देना है, इससे सामने वाला समझ जाएगा कि भैया ये जो पॉइंट का एड्रेस है इसका मतलब क्या है। तो इस एड्रेस का मतलब क्या है सर? इस एड्रेस को पढ़ने का तरीका क्या है? तरीका ये है सर, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म है, पहला नंबर है, उसको पढ़ने का तरीका, यानी कि कॉमा के लेफ्ट वाले नंबर को पढ़ने का तरीका यह है सर कि आपके उस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसी लेंथ को वो वाला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉमा के बाद वाला जो नंबर है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके उस टारगेट पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ क्या है। अब मुझे बार बार परपेंडिकुलर लेंथ बनाने की जरूरत नहीं है सर, मैं सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा सर कि एक प्लेन पे अगर कोई सा भी पॉइंट लोकेटेड है तो उस पॉइंट का एक्यूरेट तरीके से एड्रेस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उस एड्रेस को पढ़ने का तरीका क्या होता है। और अब यहां पे बात को समझना, तो ये जो मेरे पॉइंट का एड्रेस रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसी तरीके को हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कह देते हैं। तो अब इस बात को याद रखना सर कि मेरे प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का एड्रेस रिप्रेजेंट करने का ये जो तरीका है इसी तरीके को हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बोल देते हैं। यानी कि कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट का मतलब है एड्रेस ऑफ द पॉइंट, यानी कि अब मैं बोल सकता हूं सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इसका मतलब है एड्रेस ऑफ द पॉइंट। ठीक है सर, अब समझना बात को। अब चूंकि ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है सर, तो अगर कोई मुझे बोलता है कि मेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 3, समझना बात को, कोई अगर मुझे बोलता है कि मेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 3, तो सर कोऑर्डिनेट तो ये भी है, कोऑर्डिनेट तो ये भी है सर, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन वाला परपेंडिकुलर लेंथ ये है, कौन वाला परपेंडिकुलर लेंथ ये है। तो अगेन हमारे मैथमेटिशियन ने ये बता दिया कि जो पहला नंबर आता है उसका स्पेशल नाम दिया जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। क्या स्पेशल नाम दिया जाएगा सर? एक्स कोऑर्डिनेट। अगेन हमारे मैथमेटिशियन ने बता दिया कि जो बाद वाला नंबर आता है उसका नाम दिया जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। क्या नाम दिया जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। क्योंकि अगर मैं सिंपली कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऐसा ही बोलूं सर और आपको नंबर बता दूं कि ये मेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सिर्फ इसको देख के मैं ये नहीं बता सकता कि कौन से परपेंडिकुलर लेंथ की आप बात कर रहे हो। लेकिन अब जब मैंने ये फिक्स कर दिया कि पहला वाला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा और आगे वाला ब्रैकेट में हमेशा आपका वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा, अब आप बड़ी आसानी से बात कर सकते हो। अब मैं किसी को बहुत प्रिसाइज तरीके से, एक्यूरेट तरीके से बता सकता हूं कि देखो भैया मेरा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का फलाना फलाना एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का फलाना वाई कोऑर्डिनेट है। अब जैसे ही मैं बता दूंगा वो समझ जाएगा कि कभी भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। और ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है सर, इनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए देखो कैसे कैसे नोटेशंस का इस्तेमाल होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को नॉर्मली
या तो मैं छोटे x से या फिर कभी x1 से x2 से x3 से यानी कुल मिला के x टाइप के चीजों से रिप्रेजेंट करता हूं। और जो भी y कोऑर्डिनेट होता है सर, या तो उसको मैं छोटे y से या छोटे y टाइप की चीजों से, जैसे कि y1 हो गया, y2 हो गया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। यानी कहीं पे अगर इस तरीके से लिखा हुआ है सर, तो इसको पढ़ने का सिंपल तरीका यह होगा कि ये मेरे प्लेन पे लाई करने वाले पॉइंट का एड्रेस है। क्या है सर? एड्रेस है। एड्रेस किस फॉर्म में होता है? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है सर। दोनों ही कोऑर्डिनेट्स है सर। पहला वाला जो एड्रेस में आता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसलिए एक्स से रिप्रेजेंट किया है। जो आगे आता है उसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसलिए वाई से रिप्रेजेंट किया है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही एड्रेस रिप्रेजेंट होगा, कई बार ऐसे भी हो जाता है x1, y1। तो अगेन यहां पे भी यही समझोगे, पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। या फिर कई बार ऐसे रिप्रेजेंट होता है x2, y2। अगेन यही समझोगे सर, x कोऑर्डिनेट पहला वाला, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। ये कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। तो रिप्रेजेंटेशन की कहानी भी यहां पे हमें समझ में आ गई। और जब इतना समझ में आ गया है, पॉइंट के पूरे एड्रेस की कहानी हमने समझ ली है, अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे जो कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और अच्छे सवालों में अटक जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है। तो अभी अभी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, तो अब आपको ये याद रखना है सर कि किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ क्या है। याद रखना सर, बिल्कुल उल्टा चलता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से पॉइंट की परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर लेंथ क्या है। तो आज से इस बात को याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब यह है कि आपके उस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब यह है कि आपके उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ क्या है। बस वही बात यहां नीचे में लिखी हुई है सर। तो ये जितनी बातें यहां पे लिखी है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल कहानी की तरह समझा दी। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि आपको यहां पे इस पॉइंट का एड्रेस लिखने का तरीका पता चल चुका है, इस एड्रेस में जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इनका मतलब क्या समझना है ये पता चल चुका है, तो आपको खुद ही रियलाइज हो रहा होगा कि अब अगर मुझे आसपास के पॉइंट्स को लोकेट करना है सर, तो इस तरीके से मैं बड़ी आसानी से लोकेट कर सकता हूं। इस तरीके से मैं बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के लोकेट कर सकता हूं। यह अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए सर। तो अभी तक क्या पढ़ लिया है? कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम का तामझाम यानी कि रेफरेंस की कहानी पढ़ ली, और अब इस तामझाम की मदद से, रेफरेंस की मदद से किस तरीके से एक्यूरेटली हम किसी पॉइंट के एड्रेस की बात करते हैं, इसकी पूरी कहानी पढ़ ली सर। अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी समझते हैं। ध्यान से सुनना, बोर्ड क्लियर कर लेते हैं सर। अब अपनी कहानी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अभी अभी हमने यह सीखा सर कि अगर एक प्लेन पे कोई पॉइंट लोकेटेड है, तो उस पॉइंट के एड्रेस को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? तो कुछ इस तरीके से अपने पॉइंट के एड्रेस को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे अपनी सिंबल को पढ़ने का तरीका भी हमें पता है। हमें यह पता है सर कि इस सिंबलाइजेशन में जो मेरे कॉमा के लेफ्ट वाला नंबर होता है सर, जो मेरे ब्रैकेट का पहला वाला नंबर होता है सर, ये मेरे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये होता है कि मेरे पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। अगेन हमने ये भी पढ़ने के तरीके में सीखा सर कि कॉमा के राइट वाला जो नंबर होता है, मेरे ब्रैकेट में बाद वाला जो नंबर होता है, ये मेरे पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये होता है कि मेरे उस टारगेट पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। यह बात हमने अभी अभी सीखी। यानी कुल मिला के समराइज करके मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि ये पहला वाला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट है सर, कॉमा के बाद वाला नंबर वाई कोऑर्डिनेट है। अब याद रखना सर, इसी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम भी है। क्या दूसरा नाम है? तो एक्स कोऑर्डिनेट का ही एक दूसरा नाम एब्सीसा होता है। क्या याद रखोगे सर? ये याद रखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट का ही एक दूसरा नाम एब्सीसा होता है। तो कोई आपको एक्स कोऑर्डिनेट बोले
या फिर एब्सिसा बोले, दोनों का एक ही मतलब है। यानी कि अगर कोई आपको बोलता है कि एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा 3 है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। यानी कि सर एब्सिसा बोले, एक्स कोऑर्डिनेट बोले, एक ही मतलब है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से सर वाई कोऑर्डिनेट का भी एक दूसरा नाम है। क्या दूसरा नाम है सर? तो वाई कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम ऑर्डिनेट होता है। क्या होता है सर? ऑर्डिनेट होता है। तो याद रखना सर, वाई कोऑर्डिनेट का ही एक दूसरा नाम ऑर्डिनेट होता है। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूं सर कि ये जो मेरे पॉइंट के एड्रेस का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसमें पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट है। या फिर इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस सिंबॉलिक फॉर्म में पहला वाला एब्सिसा है और दूसरा वाला ऑर्डिनेट है। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए। फटाफट इस चीज को नोट डाउन कर लो। मतलब आज तक में मुझे एब्सिसा की स्पेलिंग याद नहीं हो पाई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मतलब अभी भी कोई मुझे बोल देगा ना बिना देखे एब्सिसा की स्पेलिंग लिखो, मैं गलत लिख दूंगा। पता नहीं क्यों आज तक एब्सिसा की स्पेलिंग याद ही नहीं हो पाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है सर, तो इतना समझ गए सभी लोग। अब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में और एक और इंटरेस्टिंग चीज को ऑब्जर्व करते हैं। बड़े ध्यान से मेरी कहानी को सुनना, बिल्कुल ध्यान से। तो कुल मिला के यहां पे मैंने 4 पॉइंट्स को ड्रॉ किया है। ठीक है सर, आप यहां पे क्या करिए, इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट थोड़े से पता करिए डेफिनेशन के हिसाब से। क्या मैंने बोला? मैंने बोला सर कि इन चारों पॉइंट्स के आप यहां पे कोऑर्डिनेट्स पता करिए डेफिनेशन के हिसाब से। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसके साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, तो मुझे पता है कि यहां पे मान लो इसे मैं पॉइंट P कहता हूं सर, तो इसका शुरुआत में x कोऑर्डिनेट होगा, बाद में y कोऑर्डिनेट होगा सर। अब x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तो x कोऑर्डिनेट का मतलब यह होता है सर कि उस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो खुद यहां पे बताइए सर, इस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तुरंत कहोगे सर कि इस पॉइंट का y एक्सिस से यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है सर, ये लेंथ कितनी दिख रही है सर? ये लंबाई कितनी दिख रही है सर? कहोगे सर ये लंबाई, ये लेंथ 2 यूनिट की दिख रही है। कितनी सर? 2 यूनिट की दिख रही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आगे समझना। इसी तरीके से अब अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप कहोगे सर इसके लिए मुझे अपने उस पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि फिगर के हिसाब से ये वाली लेंथ हो जाएगी सर। तो ये वाली लंबाई, ये वाली लेंथ आपको क्या दिख रही है सर? 2 यूनिट्स की दिख रही है। यानी कि अगेन यहां पे 2 हो जाएगा। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखो, अब इस पॉइंट के बारे में बिल्कुल इसी तरीके से बात करो। ठीक है सर, मान लो इसे मैं पॉइंट P डैश बोल देता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग यहां पे सीखेंगे। ध्यान से सुनना। देखो अगेन अगर मैं आपसे बोलूं सर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता करिए, आप क्या बोलोगे सर? x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं सर। ये रहा y एक्सिस, ये रहा मेरा पॉइंट। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये हो जाएगी सर। अब ध्यान से सुनना सर, ये लेंथ, ये लंबाई कितनी है? बहुत ध्यान से मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। ये लेंथ, ये लंबाई कितनी है? कहोगे सर ये लेंथ, ये लंबाई 2 यूनिट्स की है सर। स्केलिंग के हिसाब से लंबाई बोल रहा हूं, लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। याद रखना, लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती सर। ये लेंथ, ये लंबाई कितनी है सर? 2 यूनिट्स की है। तो ये कितना है सर? 2 यूनिट्स का है। ठीक है सर, आगे देखो। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताओ, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर y कोऑर्डिनेट का मतलब होगा कि मेरे उस टारगेट पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो यहां पे अगर मैं फिगर में हाईलाइट करूं सर, तो मेरे पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लेंथ ये रहा सर। अब ये लेंथ कितनी है सर? ये लंबाई कितनी है? तो स्केल के हिसाब से कह दोगे सर ये लंबाई 2 यूनिट की है। कितनी है सर? 2 यूनिट की है। अब समझना, इस डेफिनेशन के हिसाब से अब अगर मैं कोऑर्डिनेट्स फिल करूंगा तो सर इसका भी 2-2 हो गया, इसका भी क्या हो गया सर? 2-2 हो गया। बहुत ध्यान से समझना, यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखेंगे, ध्यान से समझना सर। इसका भी 2-2 हो गया। अब यहां पे आ जाओ, इस पॉइंट के बारे में यही बात करो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करो। इसको मान लो मैं P डबल डैश कह देता हूं। ध्यान से सुनना, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का मुझे x कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या बोल दोगे सर? x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है
कि मेरे पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये रहा पॉइंट, ये रहा वाई एक्सिस, तो पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही लेंथ हो जाएगी। तो ये लेंथ, ये लंबाई कितनी दिख रही है सर? कह दोगे ये लंबाई 2 यूनिट की है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती भैया, लेंथ लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। सर कितना है सर? 2 यूनिट है। कितना है सर? 2 यूनिट है। अगेन अगर वाई कोऑर्डिनेट पूछूं क्या बताओगे? तुरंत कहोगे सर किस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सर, वही वाई कोऑर्डिनेट, जो कि फिगर के हिसाब से ये वाली लंबाई हो जाएगी। ये लंबाई कितनी दिख रही है सर? कह दोगे ये वाली जो लंबाई है, मुझे अपने स्केल को देख के पता लग रहा है सर 2 यूनिट्स की है। लंबाई कितनी है सर? 2 यूनिट्स की। अगेन इस बात को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके सामने एक लेंथ मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये जो लंबाई है, ये जो मेजरमेंट है, ये जो लेंथ है, ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता सर, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसकी लंबाई क्या -5 सेंटीमीटर हो सकती है? नहीं सर, 5 सेंटीमीटर होगी। लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये लंबाई कितनी है सर? 2 यूनिट्स की होगी। क्लियर है? यानी डेफिनेशन के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे सर, तो इसका भी कोऑर्डिनेट 2 ही बन रहा है। ठीक है सर, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ दिख रहा है। आगे चलते हैं। अब यही कहानी इस पॉइंट के लिए करते हैं सर। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ, तो आप तुरंत यहां पे कह दोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब मेरे पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरे पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? तो ये वाली लेंथ हो जाएगी सर। तो ये लंबाई, ये लेंथ आपको कितनी दिख रही है स्केल के हिसाब से? कहोगे सर 2 यूनिट्स की दिख रही है। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का मुझे वाई कोऑर्डिनेट बताओ, तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हैं सर कि मेरे उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि फिगर के हिसाब से ये वाली लंबाई हो जाएगी सर। ये लंबाई स्केल के हिसाब से मुझे दिख रहा है 2 यूनिट्स की। कितनी है सर? 2 यूनिट्स की। तो सर इसका भी कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसको पी ट्रिपल डैश बोल दूं सर, तो इसका भी कोऑर्डिनेट्स 2 ही दिख रहा है। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है यहां पे? तो प्रॉब्लम ये हो रही है सर यहां पे, समझना बात को, कि एक ही एड्रेस पे 4 घर मिल रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है सर, एक ही सेम एड्रेस पे 1 2 3 4 घर मिल रहे हैं सर। तो यहां पे प्रॉब्लम ये हो रही है सर कि एक ही एड्रेस बताने के तरीके पे 4 पॉइंट्स लोकेट हो जा रहे हैं। तो बहुत समस्या है। यानी कि अगर कोई मुझे कहता है कि ग्राफ पेपर पे आप मुझे 2 प्लॉट करके दिखाओ सर, तो मैं तो 4 घर प्लॉट करके दे दूंगा। तो ये तो समस्या हो गई। अब इसी समस्या का समाधान यहां पे मैथमेटिशियंस ने निकाला। कैसे निकाला समाधान? अगेन कहानी को ध्यान से सुनना। तो समाधान यहां पे साइन स्कीम के मदद से, साइन के इंट्रोडक्शन से निकाला गया। कैसे निकाला गया? ध्यान से समझना यहां पे समाधान को। तो किया यह गया सर कि जब स्केलिंग की गई ना, तो देखो स्केलिंग हर एक्सिस पे कैसे की गई। सबसे पहले एक्स एक्सिस के स्केलिंग की बात करते हैं। तो याद करिए, मैंने आपको जस्ट बताया था सर कि ओरिजिन से ही आपको मेजरमेंट को स्टार्ट करना है। कोई भी मेजरमेंट हो आपको ओरिजिन से ही स्टार्ट मारना है सर, मैंने आपको बताया अभी। अब ध्यान देना। तो मैथमेटिशियंस ने यह डिसाइड किया सर कि अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे, जो भी स्केलिंग होगी, उनको पॉजिटिव माना जाएगा। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि मैथमेटिशियंस ने यह डिसाइड किया कि मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से राइट साइड में जो भी नंबर्स जाएंगे, एक्स एक्सिस पे राइट साइड में जो भी स्केलिंग होगी सर, वो स्केलिंग पॉजिटिव होगी। यानी कि अगर मैं यहां पे डायग्रामेटिकली चीजों को रिप्रेजेंट करूं सर, तो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये मान लो रहा ओरिजिन। तो ओरिजिन के राइट साइड में जो भी क्वांटिटीज होगी सर, उसको पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। और इसी तरीके से यह बोला गया कि मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट में जितनी भी क्वांटिटीज, जितने भी नंबर्स, जो भी स्केलिंग होगी सर, उसको नेगेटिव माना जाएगा। यह समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल यही कहानी वाई एक्सिस पे भी हुई। अब वाई एक्सिस पे कैसे हुई समझना। तो वाई एक्सिस के लिए बोला गया सर कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर की तरफ, अबव की तरफ जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी स्केलिंग होगी सर, उसको पॉजिटिव माना जाएगा। और अगेन ओरिजिन से नीचे की तरफ जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी स्केलिंग आएगी, उसको नेगेटिव माना जाएगा। यानी कि अगर मैं इस बात को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं सर, तो अगर ये मेरा यहां पे वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है सर, और ये ओरिजिन है,
तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो भी नंबर्स आएंगे उनको पॉजिटिव बोला जाएगा सर, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जो भी नंबर्स आएंगे उनको नेगेटिव बोला जाएगा सर। ये समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब एक बार मैथमेटिशियंस ने ये वाली कहानी डिसाइड कर ली ना, उसके बाद अब ये जो यहां पे एक ही एड्रेस पे 4 घर आ रहे थे, ये कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, अब समझना बात को। सबसे पहले आओ इस वाले पॉइंट P डैश पे। तो बात सही है सर, अगर यहां पे मैंने इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से लोकेट किया है सर, तो इस पॉइंट की y एक्सिस से जो दूरी है सर, वो दूरी 2 यूनिट्स ही है सर। ये जो दूरी है, ये दूरी 2 यूनिट्स ही है सर। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ना, तो वहां पे इस साइन स्कीम का ध्यान रखते हुए कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सिर्फ दूरी नहीं लिखेंगे। तो याद रखना सर, ये दूरी है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त हम इस साइन का ध्यान रखते हुए कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे सर। तो चूंकि यहां पे मुझे दिख रहा है कि इस दूरी की बात करने के लिए मुझे कहां आना पड़ रहा है सर, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ आना पड़ रहा है, यानी कि यहां जो भी हमारी लेंथ आई है उसमें ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट लिखते समय हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, नेगेटिव साइन को अलॉट कर देंगे सर। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2 हो गया सर। ये समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये दिमाग में रखना, x कोऑर्डिनेट -2, तो लेंथ कभी -2 नहीं होती सर, लेंथ 2 ही है। लेकिन चूंकि ये इस तरफ है, तो इस बात को साइन की मदद से कैसे बताया जा रहा है, तो -2 बोल के बताया जा रहा है। ये समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए सर। बिल्कुल इसी तरीके से मान लो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की मैं बात करता हूं सर। तो y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये हो जाएगी सर। अब ये लेंथ क्या है सर, ऊपर की तरफ है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ, जिसको पॉजिटिव मानते हैं सर। तो 2 का +2 ही रहने दिया। अब यहां पे कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएट हो चुका है सर। अब ये कहानी 2 की है, जबकि ये कहानी -2, की है सर। तो ये अलगाव अब यहां पे आ चुका है, ये डिफरेंशिएशन यहां पे अब आ चुका है सर। ये समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। और यही सारी चीजें यहां पे भी अप्लाई हो जाएंगी। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाएंगे सर। तो x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ। अब ये जो लेंथ है सर, ये ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, यानी कि कोऑर्डिनेट लिखते वक्त माइनस साइन लगा देंगे। इसी तरीके से अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें सर, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ। अब चूंकि ये लेंथ सर नीचे की तरफ है ओरिजिन से, इसलिए कोऑर्डिनेट लिखते वक्त माइनस साइन लगा देंगे यहां पे, और माइनस साइन हमने यहां पे लगा दिया। अब प्रॉपरली समझ में आ रहा है भैया कि एक्चुअली में इस घर का एड्रेस बिल्कुल अलग है, 2 नहीं है। इस घर का एड्रेस -2, -2 है। ये कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करो, ठीक है सर। अब यही तरीके से यहां पे आ जाओ सर। अब अगर यही बात इस पॉइंट के लिए करोगे, तो x एक्सिस का मतलब है y एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये हो जाएगा। और ये लेंथ बताने के लिए आप ओरिजिन से राइट की तरफ गए हो सर, यानी कि पॉजिटिव साइन जाएगा तो पॉजिटिव साइन रहेगा सर x कोऑर्डिनेट पे। y कोऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, तो इस पॉइंट का ये हो गया x एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, जिसको बताने के लिए आपको ओरिजिन से नीचे आना पड़ा, यानी कि नेगेटिव साइन जाएगा सर। तो यहां y कोऑर्डिनेट में -2। अब दिख रहा है सर, हर पॉइंट का अलग अलग एड्रेस है। इसका एड्रेस 2 है, इसका -2, 2 है, इसका -2 है, और इसका 2, -2 है सर। अब यहां पे ये डिफरेंशिएशन हमें पता चल चुका है सर, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग में रखना, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो आपने देखा कि सिर्फ डिस्टेंस बोलने पे कंफ्यूजन हो सकता है। इसी वजह से इस साइन स्कीम के हिसाब से अब डिवीजन कर दिया गया, जिससे यह पता चले कि हम किस रीजन में बात कर रहे हैं, किस एरिया में बात कर रहे हैं। क्योंकि अब आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा सर कि ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिए हैं सर, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने यहां पे बना दिया है सर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पूरे के पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है सर। एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, और एक ये वाला हिस्सा है। तो यहां पे मुझे एक और चीज ऑब्जर्व हो रही है कि जैसे ही मैंने अपने प्लेन के अंदर रेफरेंस के तौर पे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को x एक्सिस और y एक्सिस को बना दिया,
अब ये जो एक्सिस है ये पूरे के पूरे प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं सर। एक ये रीजन है, एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है, और हर रीजन के हिसाब से यहां पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट की कहानी कैसी आ रही है, ये भी पैटर्न मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर। और इसी डेफिनेशन से अब क्वाड्रेंट की कहानी पे चल देंगे, क्वाड्रेंट की कहानी समझेंगे। अगेन कहानी को ध्यान से सुनना, फटाफट पहले इतनी चीजों को नोट डाउन करो। अब यहां पे आ जाते हैं क्वाड्रेंट की कहानी पे सर। अब इतना समझ गए, बिल्कुल एकदम ऑर्डर में कहानी की तरह चलते हुए क्वाड्रेंट की कहानी पे आते हैं, ध्यान से सुनना। तो हो ये रहा है सर कि जैसे ही मैं अपने प्लेन के ऊपर अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करता हूं, तो मेरे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये पूरे के पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब आप पूछोगे सर कहां 4 हिस्से हैं? सर 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। सर ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, सर इसके इधर वाला हिस्सा है, एरो तो यहीं तक है ना सर। सर इसके नीचे वाला हिस्सा और भी तो हिस्से। अरे भैया बुद्धिमान, ध्यान रखो यहां पे। सर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है अनंत तक जाता है। मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए इतनी ही दूर बनाया, इसका यह मतलब नहीं है ये इतनी ही दूर रहेगा। अरे भैया ये अनंत तक जाएगा दोनों साइड में, यानी ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये इस साइड भी अनंत तक जाएगा, बोर्ड के बाहर भी निकल जाएगा सर। ये इस साइड भी अनंत तक जाएगा, बोर्ड के बाहर निकल जाएगा सर। और ऊपर नीचे भी अनंत तक जाएगा, यानी कि इधर भी अनंत तक और यहां पे भी अनंत तक जाएगा। अब बताइए कितने हिस्से? तो अल्टीमेटली यहां पे समझ में आ चुका है सर कि जैसे ही अपने प्लेन के ऊपर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, तुरंत मेरे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है पूरे के पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं सर। एक ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला रीजन हो गया सर। एक ये वाला पूरा हिस्सा हो गया, ये वाला रीजन हो गया सर। एक ये वाला पूरा हिस्सा हो गया सर, ये वाला रीजन हो गया। और फाइनली एक ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला रीजन हो गया। तो कुल मिला के यहां पे अब मैं ये कह सकता हूं सर कि एक प्लेन पे अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करता हूं तो मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस पूरे के पूरे प्लेन को 4 रीजन्स में 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और इन्हीं रीजन्स को हम क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। इन्हीं रीजन्स को हम क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। और इन टोटल 4 क्वाड्रेंट हमें मिलते हैं सर। अब चूंकि इन टोटल हमें 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं सर, तो हर क्वाड्रेंट का भी कुछ नामकरण करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट का नामकरण कैसे होता है सर? तो जो ये वाला रीजन होता है सर, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल देते हैं सर? इस वाले रीजन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर ये वाला जो रीजन होता है इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोल देते हैं। सर ये वाला जो रीजन मिलता है इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोल देते हैं। सर ये वाला जो रीजन मिलता है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देते हैं। तो कुल मिला के अब मुझे यहां पे समझ में आ चुका है कि जैसे ही मैं अपने प्लेन के ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, मेरा पूरा का पूरा प्लेन 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इन्हीं हिस्सों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। कुल मिला के मुझे अब 4 क्वाड्रेंट मिलने लगेंगे और इनके नाम होते हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तो अभी अभी जो एग्जाम्पल मैंने करवाया था उस एग्जाम्पल में आपको ऑब्जर्व हुआ होगा, ध्यान से सुनना, क्या ऑब्जर्व हुआ होगा? आपको यह ऑब्जर्व हुआ होगा सर कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन में है, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन में है सर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा। अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया है सर कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा। यहीं पे अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें यह ऑब्जर्व हुआ सर कि अगर मेरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। यहीं पे अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है सर तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आएगा। और अगर मेरा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है सर तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा सर। तो यहां पे मेरा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यह मैं अपने कोऑर्डिनेट्स के साइन को देख के पता कर सकता हूं। यानी कि अब फाइनली मैं ये कह दूंगा सर कि अगर आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स के साइन को देख के आप ये पता कर सकते हैं कि आपका पॉइंट किस रीजन में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन में है कि सेकंड क्वाड्रेंट के रीजन में है कि थर्ड क्वाड्रेंट के रीजन में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के रीजन में है। क्योंकि हमने जाना
कि मेरा जो भी कोऑर्डिनेट्स है अगर उसका एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, यानी कि मेरा जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन में है। अगर एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है तो मेरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के रीजन में है। अगर एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, इस केस में मेरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट के रीजन में है। अगर मेरे पॉइंट का एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के रीजन में है। बस यही कहानी यहां पे मैंने ड्रॉ कर दी है, तो आप लोग भी फटाफट तरीके से यहां पे ड्रॉ कर लो। और बस यही कहानी लिख भी दी है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसके लिए कोऑर्डिनेट्स की क्या साइन स्कीम रहेगी। अब समझना सर, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसको मैथमेटिकली बोलने का तरीका क्या होगा? तरीका यह होगा सर, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो वाई भी ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, मतलब क्या है सर? एक्स भी ग्रेटर देन जीरो वाई भी ग्रेटर देन जीरो। मान लो एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, इसको बोलने का तरीका क्या होगा सर? तरीका यह होगा, एक्स नेगेटिव यानी कि एक्स लेस देन जीरो, वाई पॉजिटिव यानी कि वाई ग्रेटर देन जीरो। बस वही बात लिख दी। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे देखो सर, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव यानी कि मतलब एक्स लेस देन जीरो वाई लेस देन जीरो। सर यहां पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी कि सर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो। तो ये ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो की कहानी कैसे बन रही है सर? ये भी मुझे बहुत अच्छे से अपने साइन को देख के पता लग रहा है। अब देखो सर, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन रीजन्स को बताने के लिए हम एक नामकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे नामकरण का? ध्यान से सुनना, तो ध्यान से समझना सर। अगर मैं अपने पहले रीजन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन को ऑब्जर्व करूं तो मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि ये रीजन हो जाएगा एक्स ओ वाई। समझना बात को, एक्स ओ वाई कैसे पढ़ते हैं सर? एक्स ओ वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन को कई बार हम एक्स ओ वाई वाला रीजन भी बोल देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे सेकंड क्वाड्रेंट वाले रीजन की बात करूं तो इसको मैं बोल दूंगा सर एक्स डैश ओ वाई। क्या बोल दूंगा सर? एक्स डैश ओ वाई। इसी वजह से सेकंड क्वाड्रेंट वाले रीजन को एक्स डैश ओ वाई बोल देते हैं सर। यहीं पे अब थर्ड में आ जाओ तो थर्ड वाले रीजन को सर एक्स डैश ओ वाई डैश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? एक्स डैश ओ वाई डैश बोल देते हैं, जो कि यहां पे आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट वाले रीजन को सर एक्स ओ वाई डैश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? एक्स ओ वाई डैश बोल देते हैं। तो इन क्वाड्रेंट्स को मैथमेटिकली कैसे नामकरण कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब ये भी याद रखना है, यहां पे ध्यान से सुनना सर। याद ये रखोगे सर कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड में जो भी स्केलिंग होती है वो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यह है सर कि मैं अपने एक्स एक्सिस वाली स्ट्रेट लाइन का जो नामकरण कर रहा हूं उसमें ये जो मेरा एंड होता है एक्स, इस एक्स वाले एंड के तरफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज होती है। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे एक्स एक्सिस पे जो ये एक्स डैश वाला एंड होता है सर, इसकी तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव क्वांटिटीज होती है। सेम विथ वाई एक्सिस, यानी कि सर ओरिजिन के ऊपर की तरफ हम जानते हैं वाई एक्सिस पे सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं सर, तो वाई वाले एंड की तरफ वाई एक्सिस पे सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज लेते हैं और वाई डैश वाले एंड की तरफ सिर्फ और सिर्फ अपने वाई एक्सिस की नेगेटिव क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं सर, नेगेटिव क्वांटिटीज लेते हैं। इतना यहां पे समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे अपने कोऑर्डिनेट की कहानी से शुरू करते हुए हमने क्वाड्रेंट की कहानी भी बहुत अच्छी समझ ली सर कि क्वाड्रेंट की कहानी क्या है, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्या। अगेन मैं आपको यहां कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, जो पढ़ा दिया है सर बस वही सारी चीजें यहां पे बता रहा हूं। क्लियर हो गया सर? अब हम अपनी कहानी के बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं, तो एंड को भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अभी हमने ये सीखा सर कि एक प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए कुछ इसी तरीके से हम सिंबॉलिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हमने सीखा सर कि अगर एक प्लेन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है सर, तो रेफरेंस बन जाने के बाद उस पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए कुछ इसी तरीके से हम सिंबॉलिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है ये अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है। कौन सी इंफॉर्मेशन रखता है और इंफॉर्मेशन को कैसे डिकोड करना है, बड़े ध्यान से सुनना। तो आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सिंबॉलिक फॉर्म में सर कि आपके पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट और इसके साथ साथ जो वाई कोऑर्डिनेट होता है सर, ये दो चीजों से मिलके बना होता है। हमेशा याद रखना सर,
अगर आप प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के एड्रेस की बात करोगे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे, तो कोई सा भी कोऑर्डिनेट हो, चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट हो या फिर वो वाई कोऑर्डिनेट हो, वो हमेशा दो चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। कौन सी दो चीजों के सर? तो वो कोऑर्डिनेट हमेशा एक साइन और एक नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। आपको हमेशा अपने सिंबॉलिक फॉर्म में दिखेगा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर, वो साइन और नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। और यहां पे दोनों चीजें आपको अलग अलग जानकारी देती है, जिनकी मदद से आप एग्जैक्टली पॉइंट के बारे में बता पाते हो। तो साइन कौन सी जानकारी देती है सर? नंबर कौन सी जानकारी देती है? अब ध्यान से सुनना। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट की सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरीके से बात करता हूं, कोऑर्डिनेट्स मेंशन करते हुए सर, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स में जो साइन वाला पार्ट होता है सर, ये साइन वाला पार्ट मुझे ये बताता है कि मेरा ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है। ये साइन वाला पार्ट मुझे ये बताता है सर कि मेरा जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट का है। ये पहले क्वाड्रेंट का है, दूसरे का है, तीसरे का है कि चौथे का है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उठा लूं सर, तो कोऑर्डिनेट्स का साइन मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है सर कि मेरे इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी नेगेटिव है। तो पॉइंट ऐसा है जिसका एक्स भी नेगेटिव है सर, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। इससे ये क्लियर है कि मेरा ये जो पॉइंट है सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। कहां का पॉइंट है सर? थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो हमेशा याद रखना कि सिंबॉलिक फॉर्म के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में जो साइन वाला पार्ट होता है, ये आपको ये बता देता है कि आपका जो पॉइंट है सर, वो किस रीजन में है, किस क्वाड्रेंट में है। ये आपको साइन से जानकारी मिल जाती है। अब देखो नंबर से क्या जानकारी मिलती है, अगेन ध्यान से सुनना। तो नंबर से मुझे यह जानकारी मिलती है सर कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर एग्जैक्टली पॉइंट कहां पे लोकेटेड है। नंबर से यह जानकारी मिलती है सर कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर एग्जैक्टली मेरा पॉइंट कहां पे लोकेटेड है। समझना बात को सर। साइन को देख के यहां पे मुझे यह समझ में आ गया कि मेरा पॉइंट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले रीजन में। अब भैया थर्ड क्वाड्रेंट वाला रीजन तो बहुत बड़ा है। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट के रीजन में आपका पॉइंट यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां, 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 कहां पे है एग्जैक्टली ये कौन बताएगा? यही आपको नंबर वाला पार्ट बताएगा। कैसे बताएगा सर? तो नंबर वाला पार्ट मुझे यह बता देता है कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो पॉइंट है, वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे है। तो नंबर आपको यह बता देता है सर उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे है और वाई एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे है। यानी कि सर यहां पे ये जो नंबर्स लिखे हैं ये मुझे क्या जानकारी दे रहे हैं, समझना। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पे ये जो नंबर 2 है ये मुझे ये बता रहा है कि मेरा ये जो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेटेड है ये इस तरीके से लोकेटेड है कि मेरे इस पॉइंट की थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है ये 2 यूनिट की है। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट में ये जो नंबर 3 लिखा है, इसका मतलब ये है सर कि मेरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से लोकेटेड है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो जो मेरा पॉइंट है उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है सर वो 3 यूनिट की है सर। तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया होगा सर कि अगर मुझे एग्जैक्टली अपने पॉइंट को प्लेन पे लोकेट करना है तो दोनों इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है सर, किसी एक से काम नहीं हो सकता। एक इंफॉर्मेशन यह बताता है किस रीजन में है, दूसरा इंफॉर्मेशन यह बताता है कि उस रीजन में एग्जैक्टली कहां पे है परपेंडिकुलर लेंथ की मदद से। साइन बताता है किस क्वाड्रेंट में है, नंबर बताता है कि उस क्वाड्रेंट के अंदर एग्जैक्टली कहां पे है। यह सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब देखो सर इसी नॉलेज के हिसाब से अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करूं तो समझना बात को। सर साइन को देख के यह क्लियर है कि इस रीजन का पॉइंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है सर, ठीक है। अब मुद्दा यह है सर कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, एग्जैक्टली कहां पे है तो यह मुझे अपना नंबर बताएगा। कैसे बताएगा? ध्यान से सुनना। तो मेरा पॉइंट इस तरीके से है सर कि मेरे उस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है वो 2 यूनिट की। अब समझना बात को।
सर ये रहा वाई एक्सिस, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये रहा वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी 2 यूनिट की, तो कहोगे सर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर 2 यूनिट, मैं इधर भी जा सकता हूं सर, इधर भी जा सकता हूं। सही बात है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर 2 यूनिट सर, मैं इधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं। सही बात है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है सर कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो टारगेट रीजन के बाहर चला जाएगा। यानी कि मुझे किधर रहना है, मुझे इस तरफ रहना है। ये मुझे यहां पे क्लियर है। यानी कि अगर मुझे इस तरफ रहना है, यानी कि सर मेरा ये जो पॉइंट होने वाला है, ये पॉइंट यहां पे सर इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। यानी कि मेरा जो पॉइंट है ये इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, क्योंकि मैंने ये जो लाइन बनाई है सर, इस लाइन के ऊपर जो हर एक पॉइंट है, इस हर एक पॉइंट की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है सर, ये 2 यूनिट की है, जैसा कि रिक्वायरमेंट थी। यानी मेरा जो टारगेट पॉइंट होगा सर, ये इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता। अगेन आपको कॉमन सेंस से क्लियर है सर कि यहां की कहानी होनी नहीं है, जो भी कहानी होगी इसी रीजन की होने वाली है, क्योंकि मेरा पॉइंट इसी रीजन का है। अब आगे चलते हैं सर, अब इसकी कहानी देखते हैं, इस वाई कोऑर्डिनेट वाले नंबर की कहानी को समझते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट वाला नंबर 3 है, जो कि मुझे यह बता रहा है कि मेरा पॉइंट इस तरीके से लोकेटेड है सर कि मेरे पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है वो 3 यूनिट की है। समझना, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी 3 यूनिट की है। अगेन कहोगे सर अगर मुझे यह रिप्रेजेंट करना है कि मेरे पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी 3 यूनिट की है, मैं 2 तरीके से बात कर सकता हूं। एक तरीका यह हो सकता है सर कि मैं यहां पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लूं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सर, तो ये जो हर एक पॉइंट होगा सर, इन पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है ये 3 यूनिट की है। या फिर सर मेरा जो पॉइंट है ये इस तरीके से भी लोकेट हो सकता है, क्योंकि ये जितने के जितने पॉइंट है सर, इन हर पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है सर, ये 3 यूनिट की है। लेकिन चूंकि हमने शुरुआत में रीजन डिसाइड कर लिया है, तो उससे ये मुझे क्लियर है सर यहां पे कि मुझे इस तरफ की बात नहीं करनी है, मुझे जो भी बात करनी है ये नीचे की ओर की करनी है, ये नीचे की ओर की करनी है सर, ये मुझे यहां पे क्लियर है। यानी इस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाली बात बोलने के लिए मैं कुछ इस तरीके से लाइन बना सकता हूं। अब इससे मुझे ये क्लियर है कि ये वाली बात बोलने के लिए मैं कुछ इस तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक लाइन बना सकता हूं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन हर पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है वो 3 यूनिट की है। अब दोनों बातें एक साथ कर दो, तो दोनों बातें एक साथ कर देंगे, यानी कि सर इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे, जो कि मुझे दिख रहा है ये है सर। यानी यहां पे अब मैंने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से अपने पॉइंट को लोकेट कर लिया है। हमने लोकेट कर लिया है सर कि यही मेरा टारगेट पॉइंट है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से लोकेटेड है। और यहां पे अगर कोई मुझसे कोऑर्डिनेट्स पूछेगा अपने पॉइंट पी का, तो मैं तुरंत उसको कह दूंगा एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है सर, तो वाई कोऑर्डिनेट -3 है। तो कैसे इस कोऑर्डिनेट्स को देख के इंफॉर्मेशन डिकोड करना है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे डायग्रामेटिकली ग्राफिकली यूज में लाना है, ये सारी चीजें भी हमने यहां पे रिवाइज कर ली। और ये डिकोडिंग याद रखना, बहुत सारे बढ़िया सवालों में ये डिकोडिंग बहुत काम आने वाली है। ये सभी को क्लियर हुआ। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था, याद करिए इंट्रोडक्शन क्लास में, कि 11th 12th में आपको 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। यानी कि अल्टीमेटली जो बेसिक कंसेप्ट हम 2 डायमेंशन में देखते हैं, वही 3 डायमेंशन में स्पेस में कैसे चलेंगे, ये हम सीखेंगे 11th 12th में। तो अभी से कहानी को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये कहानी कैरी फॉरवर्ड होगी, यहां के बहुत सारे कंसेप्ट्स वहां पे आपको मिलेंगे। इतना सभी को समझ में आया, समझ में आना चाहिए। अब ये क्लियर है, तो बस कुछ चीजें डिस्कस करना बचा है। क्या बचा है सर डिस्कस करना? इन मेजर पॉइंट्स को यहां पे डिस्कस करना बचा है, तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना क्या क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1, the abscissa of a point is its perpendicular distance from y axis। तो एब्सिसा का मतलब जानते हैं क्या होता है सर? एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां पहले पॉइंट में बोला जा रहा है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो यहां पे सिंपली बोला जा रहा है कि किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है सर, उस एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब यह होता है
कि उस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है। क्या हमने ये नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, बस वही बात लिखी है सर, नोट कर लो आप भी फट से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, यहां पे इसको टिक कर देते हैं, इसको हमने समझ लिया सर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझना बात को, हमने अभी समझा सर कि ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट ही होता है। तो यहां पे बोला जा रहा है द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या बोला जा रहा है? यहां पे बोला जा रहा है सर कि हमारे प्लेन पे किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्चुअली में उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होता है सर। क्या हमने ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, बस वही बात बोली जा रही है सर। अगेन इसका मतलब भी यहां पे समझ गए। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखना। थर्ड पॉइंट पे लिखा गया है सर दी एब्सिसा। एब्सिसा का क्या मतलब होता है सर? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है सर? एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां लिखा गया है द एब्सिसा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस इज पॉजिटिव एंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस इज नेगेटिव। अब यहां पे एक बड़ी मजेदार बात बोली गई है जो कि आपने ऑब्जर्व की होगी। क्या बोला गया? ध्यान से सुनना। यहां पे बोला जा रहा है सर कि जो भी ऐसा पॉइंट होगा जो कि वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा, जो भी ऐसा पॉइंट होगा सर जो कि वाई एक्सिस के राइट में होगा सर, उन सारे पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां पे बोला जा रहा है सर कि जो भी ऐसा पॉइंट होगा जो कि वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा सर, उन सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। चाहो तो चेक कर लो। तो वाई एक्सिस के राइट साइड वाला पॉइंट, वाई एक्सिस के राइट साइड वाले पॉइंट, सारे सर वाई एक्सिस के राइट साइड वाले पॉइंट है, मुझे दिख रहा है सर। इन सारे पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जो बात दिख रही है बस वही बात यहां पे बोली जा रही है। इसी तरीके से आगे ऐड किया जा रहा है सर कि वाई एक्सिस के लेफ्ट में अगर कोई सा भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होगा। अगेन बोला जा रहा है सर कि वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो भी पॉइंट होगा सर, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो भी पॉइंट होगा, हर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियरली दिख भी रहा है सर। जो दिख रहा है बस वही बात यहां पे बोली जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो सर इसको यहां पे, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है सर द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट situated above x axis is positive and the ordinate of every point below x axis is negative। अब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है सर, ऑर्डिनेट का मुझे मतलब पता है क्या होता है सर, y कोऑर्डिनेट को ही हम ऑर्डिनेट कहते हैं सर। तो बोला जा रहा है कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड अबव x एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो x एक्सिस इज नेगेटिव। तो यहां पे बोला जा रहा है सर कि कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो कि x एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट होगा सर जो कि x एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आपको दिखेगा सर, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो कि x एक्सिस से ऊपर की तरफ हो, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से बोला जा रहा है सर, कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो कि x एक्सिस से नीचे की तरफ होगा, जो भी ऐसा पॉइंट होगा सर जो कि x एक्सिस से नीचे की तरफ होगा, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। देख लो सर, जो भी पॉइंट x एक्सिस से नीचे की तरफ होगा, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो जो बात दिख रही है सर बस वही सेम बात यहां पे बोली जा रही है। सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो, ठीक है सर? अब देखो, अब ये जो दो पॉइंट्स की कहानी है इसको बड़े ध्यान से यहां पे सुनना। अब देखो, अब आपके मन में ये चल रहा होगा यानी कि सर कुल मिला के एक प्लेन पे कोई सा भी पॉइंट हो, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर, यानी कि एक प्लेन पे कोई सा भी पॉइंट हो, वो पॉइंट चार में से किसी रीजन में तो जरूर होगा। यानी कि सर अगर एक प्लेन पे कोई सा भी पॉइंट मैं ऐसे बना देता हूं सर, तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चार में से किसी एक रीजन में तो होगा ही होगा, या तो पहले क्वाड्रेंट में, या तो दूसरे क्वाड्रेंट में, या तो तीसरे क्वाड्रेंट में, या चौथे क्वाड्रेंट में, कोई जरूरी नहीं है सर। कुछ जगहें ऐसी अभी भी बची हुई हैं जो कि किसी क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं करेगी। कैसे समझते? ध्यान से सुनना। मान लो यहां पे एक पॉइंट को मैं कुछ इस तरीके से लोकेट करता हूं, ठीक है? अब आप मेरे को बताइए सोच के,
ये पॉइंट किस रीजन का मैं बोलूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोलूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट का बोलूं? तो कहोगे सर बड़ी दुविधा हो गई है, इस पॉइंट को ना ही मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोल सकता हूं ना ही मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का बोल सकता हूं। सर अगेन मान लो मैं अपने पॉइंट को यहां पे लोकेट करता हूं, अब बताइए किस क्वाड्रेंट का बोलूं? कहोगे सर अगेन वही समस्या सर, किसी रीजन के बारे में नहीं बोल सकता, ना ही मैं ये बोल सकता हूं कि ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का है, ना ही मैं ये बोल सकता हूं कि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट का है। मान लो मेरा पॉइंट यहां पे है, फट से मेरे को बताओ किस रीजन का बोलूं? तो कहोगे सर अगेन रीजन नहीं बता सकता, ना ही मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ना ही मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का है। अगेन मान लो मेरा पॉइंट यहां कहीं लोकेटेड है, बताइए किस रीजन का? अगेन कहोगे सर ना ही मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट का है, ना ही मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं सर जिन पे अगर पॉइंट होगा तो हम अपने पॉइंट को किसी भी रीजन का, किसी भी क्वाड्रेंट का नहीं बता सकते। तो ये जो जगहें हैं सर, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके ऊपर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है हम नहीं बता सकते। इसी वजह से इन पॉइंट्स के लोकेशन के लिए हम क्वाड्रेंट की बात नहीं करते, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। यानी कि इन पॉइंट्स के स्पेशली हम बोलते हैं सर यहां पे कि ये जो मेरे पॉइंट्स है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये जो स्पेशल पॉइंट्स यहां पे मैंने आपको ड्रॉ करके बनाए हैं सर, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहे हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहे हैं सर। और इन्हीं स्पेशल पॉइंट्स के बारे में यहां पे हमें डिस्कशन देखनी है, तो डिस्कशन को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो ये याद रखना सर कि अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी लाई कर रहा हो, समझना बात को, मैंने बोला सर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी लाई कर रहा हो, एक्स एक्सिस के ऊपर यहां हो, 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 कहीं पे भी एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, तो उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि बिल्कुल प्रिसाइसली एक्यूरेटली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है सर वो हमेशा 0 होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, और इसको पता करना बहुत आसान काम है। कैसे समझना, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कहोगे सर वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। सही बात है। अब देखो यहां पे, तो अगर आपका पॉइंट, समझना बात को सर, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर ही है सर, और मैं आपसे पूछूं यहां पे इस पॉइंट की इस लाइन से क्या परपेंडिकुलर दूरी है, तो कहोगे सर कोई परपेंडिकुलर दूरी नहीं है, परपेंडिकुलर दूरी 0 है। बस वही तो लिखा है, कुछ अलग लिखा क्या? नहीं लिखा सर। तो हमेशा याद रखना, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा और हमेशा 0 होता है। फट से इस बात को यहां पे नोट डाउन करो, और यही चीज यहां पे आपको लिखी हुई मिल रही होगी इन 2 पॉइंट्स में। क्लियर हो गया? ये एक चीज सभी को यहां पे समझ में आई। अब देखो, अगर मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है सर, तो अपने वाई कोऑर्डिनेट के बारे में तो बता दिया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? तो एक्स कोऑर्डिनेट पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन होती है कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहां पे मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट का आपसे कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो कहोगे सर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट तो पहले ही बोल देंगे सर 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो तुरंत कह दोगे सर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो कहोगे सर यही तो मेरी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी है। ये कितनी दूरी है सर? 2 यूनिट की है, 2 यूनिट की दूरी है। और याद करिए मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया सर कि अगर हम अपने एक्स एक्सिस में ओरिजिन के राइट साइड में बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं। यानी ये जो नंबर 2 मैंने लिखा है, ये जो डिस्टेंस मैंने 2 लिखा है, ये किस साइन के साथ आएगा सर? प्लस साइन के साथ आएगा सर। समझ में आया? क्या आना चाहिए। मान लो मेरा पॉइंट यहां कहीं होता, मान लो मेरा पॉइंट यहां कहीं होता, अब मैं कोऑर्डिनेट क्या बताता? अब मैं कहता सर अगेन दिख रहा है मेरा जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है? कहोगे सर यही लेंथ है। लेंथ कितनी दिख रही है सर? 3 यूनिट की। अब मुद्दा यह है साइन क्या जाएगा, तो समझना
सर आप यहां किस रीजन में हो, तो कहोगे सर आप यहां पे ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हो, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड के लिए आपने सिखाया था सर नेगेटिव क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं, यानी कि सर ये जो नंबर 3 जाएगा किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, यानी कि ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ये जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट्स के बारे में कैसे पता करना है, इंफॉर्मेशन कैसे डिकोड करना है, ये यहां पे हमने पता कर लिया, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो अगर मान लो मेरा कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमेशा याद रखना कि उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। तो याद रखना सर, अगर कोई सा भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी लाई कर रहा है सर, वाई एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी लाई कर रहा है, उन हर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमेशा 0 होगा। अगेन इस बात को बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, कहोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो समझना, आपका पॉइंट ये रहा, ये आपका वाई एक्सिस है, तो अगर आपका जो पॉइंट है सर, ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, कहोगे सर पॉइंट लाइन ही के ऊपर है, यानी कि इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी कुछ है ही नहीं सर, परपेंडिकुलर दूरी 0 है, बस वही तो लिखा है, कुछ अलग लिखा क्या नहीं सर। तो हमेशा याद रखना कि अगर मेरा पॉइंट वाई एक्सिस पे कहीं पे भी लाई कर रहा है सर, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। इतना सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे थोड़ा सा वाई कोऑर्डिनेट के बारे में भी बात कर लेते हैं, ऐसे पॉइंट्स के लिए जो कि वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो याद रखना सर यहां पे कि मान लो मेरा जो पॉइंट है सर वो ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स मुझे पता करना है। तो इतना क्लियर है कि मेरा जो पॉइंट है सर ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि मेरे पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सर ये 0 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, डेफिनेशन पे जाओ, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो ये रहा पॉइंट, ये रहा एक्स एक्सिस, मेरे पॉइंट की एक्स एक्सिस से ये रही परपेंडिकुलर दूरी, यही तो रही सर यहां पे परपेंडिकुलर दूरी। क्या दूरी दिख रही है सर, 3 यूनिट्स की दूरी दिख रही है सर। साइन क्या जाएगा सर, तो दिख रहा है ओरिजिन से ऊपर की तरफ बात हो रही है, यानी कि साइन पॉजिटिव जाएगा, यानी कि +3 इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। मान लो मेरा ये जो पॉइंट है सर ये यहां कहीं होता, मान लो ये जो मेरा पॉइंट है सर ये यहां कहीं होता, अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बताता सर, तो चूंकि वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रही मेरी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। दूरी क्या दिख रही है सर, 4 यूनिट की दूरी दिख रही है। तो 4 यूनिट की दूरी, साइन क्या जाएगा, दिख रहा है सर ओरिजिन से नीचे बात कर रहे हैं, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव साइन होता है, यानी कि -4 जाएगा। लो लिख लिया कोऑर्डिनेट्स। कहानी समझ में आई, आनी चाहिए। अब इससे आपको क्लियर हो रहा है सर कि कोई जरूरी नहीं है कि एक प्लेन के ऊपर जो मैं पॉइंट पुट करूंगा, पॉइंट लोकेट करूंगा, वो इस रीजन, इस रीजन, इस रीजन या इस रीजन का भी हो सकता है सर मेरा जो पॉइंट हो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हो, वो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर भी हो सकता है सर, ये वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। तो मेरा पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के भी ऊपर हो सकता है सर, क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकता है। समझ में आया क्या, आना चाहिए। अब इतना करने के बाद एक और चीज बची रह गई सर, हमने एक पॉइंट को छोड़ के हर पॉइंट की बात कर ली सर। एक पॉइंट को छोड़ के एक प्लेन ऑफ पेपर पे जितने अनगिनत पॉइंट हो सकते थे सबकी बात कर ली। कौन सा पॉइंट छोटा है, कुछ दिमाग लगा सकते हो, कहोगे सर ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट अभी तक आपने डिस्कस नहीं किया, यानी कि ये जो पॉइंट है सर जिसपे दोनों मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, खुद से पता लगा सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन होती है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। खुद सोच के बताइए, पॉइंट को देखिए, सोच के बताइए कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है। कह दोगे सर मेरा ये जो ओरिजिन है ये वाई एक्सिस के ऊपर ही है, यानी कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी सर 0 है। अगेन अगर मान लो मैं आपसे पूछूं सर कि मेरे इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या, तो कहोगे सर वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है सर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी, कहोगे सर कि पॉइंट ही एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी अगेन 0 होगी। कोऑर्डिनेट्स आपके आंखों के सामने है,
ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर? 0 0 होते हैं। बस यही बात यहां आखिरी में लिखी गई है। मजा आया? कहानी समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। तो कुल मिला के 9th में जितना भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, बिल्कुल फटाफट तरीके से यहां पे सब कुछ रिवाइज कर लिया है। अब अपने मेन कंसेप्ट पे जा सकते हैं सर। तो ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो इसके साथ फाइनली अब इस लेक्चर की कहानी को करते हैं एंड। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जितना भी आपको बताया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है सर तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको अपना जवाब जरूर मिलेगा सर। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां की ये है सर कि जो भी आपको मिलता है बिल्कुल क्वालिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको कुछ भी पैसे यहां पे नहीं देना है। तो सारे टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बस आपके साइड से एक चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।